जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्लास जो है बीएड बीटीसी सीटेट टेट एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज का क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें अगर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से अगर क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो को आप एक बार देख कर जाइएगा। आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, इसमें लगभग हमने 41 क्वेश्चन का डिस्कस किया है इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भौगोलिक आधार पर वनों के विभाजन से आप क्या समझते हैं? यानी भौगोलिक आधार पर वनों के विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आप सही उत्तर लिखेंगे भौगोलिक यानी प्राकृतिक आधार पर वनों के विभाजन के अंतर्गत वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, भूगर्भीय रचना तथा भूमि की स्थिति आती है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, भौगोलिक आधार पर किए गए विभाजनों में वनों के नाम बताइए। यानी भौगोलिक आधार पर किए गए जो भी विभाजन किया गया है उसमें वनों के नाम बताना है कि कितने प्रकार के वन के रूप में इनको विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भौगोलिक आधार पर वनों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और तीसरा उष्ण कटिबंध शुष्क वन तथा चौथा मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3, ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्वारीय वन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव एवं समुद्री वृक्षों के सदाबहारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें ज्वारीय वन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, अल्पाइन वनों में किस प्रकार के वृक्ष उगते हैं? तो इसका सही उत्तर है, अल्पाइन वनों में ओक, मेपिल, सिल्वर और फाइन जूनिफर आदि के वृक्ष उगते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वनों से हमें कौन कौन से उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वनों से हमें कागज़, दिया, सिलाई, फर्नीचर, लाख आदि उद्योग के लिए कच्चा माल जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वन भूमि को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वन भूमि को वृक्षों की पत्तियां सड़ गड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं, जिससे मिट्टी में जीवाश्मों की मात्रा बढ़कर भूमि को उपजाऊ बना देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कालांतर में वनों से क्या लाभ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वनों के मिट्टी में दब जाने के कारण ही कालांतर में कोयला एवं खनिज तेल की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 8, डेल्टाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेल्टाइन वन जो है ये वन नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, जहाँ पे दलदली क्षेत्र तथा सदाबहार वन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुंदरी वृक्ष गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जल संचय किसे कहते हैं? तो वाटर शेड जल ग्रहण से भंडार संरचना में प्राकृतिक वर्षा के एकत्रित की प्रक्रिया को जल संचय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जल संचय ही कुहल प्राणी कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है, जल संचय की कुहल प्राणी जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जामोई क्या है? तो उत्तर है इसका, जामोई जल संचय की एक विधि है। यह पश्चिम बंगाल में जो है ये विधि जो है बहुत ही प्रचलित है। प्रश्न नंबर 13 है, फड़ प्राणी किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो फड़ प्राणी है
वो जो है महाराष्ट्र में प्रचलित हैं। प्रश्न नंबर 14 है ईरी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में तालाबों को ईरी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 है टाका कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाका जो है राजस्थान में मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 16 कुंड क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंड जल को संचित करने का एक परंपरागत प्राणी होता है, यानी प्राणी है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 भूजल का प्रधान स्रोत क्या है? यानी भूमि में जल का प्रधान स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है भूजल का प्रधान स्रोत जो है आकाशीय जल है। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है जल संरक्षण की एक विधि लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा जल में भूमिगत टैंकों में एकत्रित करना। प्रश्न नंबर 19 भू संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है जब किसी भूभाग में मिट्टी किसी तेज वर्षा से तूफान में आए बाढ़ के पानी या तेज हवाओं के आक्रमण से कट जाती हैं तो यह परिदृश्य भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, यानी भू संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 20 है खनिज संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिजों को प्रयोग करने के बाद लोहा तांबा आदि को गलाकर पुनः प्रयोग करना। और दूसरा संरक्षण है खनिजों को खनन तरीकों से पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है जिसे धातुओं की बर्बादी न हो। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 21 है मैग्नीशियम के 2 उपयोग लिखिए या मैग्नीशियम के 2 उपयोग लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम तथा तांबे के मिश्रण को से टरबाइन ब्लेड बनाए जाते हैं। और दूसरा उपयोग में मैग्नीशियम तथा कांसे की मिश्रण से जलयानों के प्रोपेलर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 है धात्विक खनिजों के 4 नाम लिखिए। तो धात्विक खनिज के जो 4 नाम हैं वो लौह अयस्क मैग्नीज निकल तथा कोबाल्ट धात्विक खनिज हैं। अगला प्रश्न नंबर 23 है धात्विक खनिजों के 4 नाम लिखिए। वो तो ऊपर वाला 22 नंबर था धात्विक और 23 नंबर का क्वेश्चन है अधात्विक खनिजों के 4 नाम लिखिए। तो अधात्विक खनिजों का 4 नाम जो है वो है अभ्रक हीरा जिस्म और संगमरमर। अगला प्रश्न नंबर 24 है ग्लेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर है ग्लेनाइट जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है मैग्नीशियम की संभावित उपलब्धता बताइए। तो मैग्नीशियम का जो संभावित उपलब्धता है वो 167 मिलियन टन है। प्रश्न नंबर 26 टंगस्टन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन जो है राजस्थान महाराष्ट्र हरियाणा व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 भू संरक्षण के दुष्प्रभाव लिखिए। तो इसका सही उत्तर है भू संरक्षण के दुष्प्रभाव इस प्रकार होते हैं। पहला मिट्टी की ऊपरी सतह के उपजाऊ को हानि पहुंचाता है। अमूल्य तथा बेशकीमती भूभाग का नष्ट होना। तीसरा नदियों के अन्य जल भंडार की क्षमताओं में कमी आ जाती है। और चौथा है जल भंडारणों में से मिट्टी की वृद्धि तथा जल संग्रह की क्षमता में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 28 है आहार के संदर्भ में किन 2 बातों का उल्लेख किया जाना उचित है? तो इसका सही उत्तर है भोजन की मात्रा तथा दूसरा है भोजन की गुणवत्ता। अगला प्रश्न नंबर 29 है मृदा संरक्षण के उपयोग बताइए। तो इसका सही उत्तर है मृदा संरक्षण के उपाय निम्न हैं जो दो प्रकार के हैं। पहला पानी के बहाव अथवा वायु के प्रवाह के विरुद्ध रक्षा पेटियों की व्यवस्था करना। और दूसरा जो है खेतों के आसपास सघन वृक्षवाली लगाना यानी घना प्रकार के यानी घना जो है वृक्ष लगाना। प्रश्न नंबर 3 है
प्रथम विश्व खाद्य सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, भूमि की उर्वरता में वृद्धि हेतु कितने प्रकार के उर्वरक प्रचलन में आए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि की उर्वरता के वृद्धि के लिए 3 प्रकार के उर्वरक जो है वो प्रचलन में आए हैं। पहला नाइट्रोजन उर्वरक और दूसरा फास्फेट उर्वरक और तीसरा है पोटास। प्रश्न नंबर 32 है एन पी और के का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है एन का 4 अनुपात होता है और पी का 2 और के का 1 होता है। इस प्रकार से एन पी के का अनुपात जो होता है 4:2:1 होता है। अगला प्रश्न नंबर 33, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 34, प्राप्ति के अनुसार ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो उत्तर है परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। अगला प्रश्न नंबर 35, प्रयोग के अनुसार ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो इसका सही उत्तर है वाणिज्य स्रोत और गैर वाणिज्य स्रोत जो है प्राप्त के अनुसार है। अगला प्रश्न नंबर 36 है भारत में कोयला यानी भारत में कोयले का वार्षिक उत्पादक कितना है? तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में कोयले का जो वार्षिक उत्पादक है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है वो 100 से 150 मिलियन टन। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका कि खनिजों के अत्यधिक दोहन या शोषण के 2 कारण लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का निरंतर बढ़ती आबादी तथा दूसरा संग्रह करने की प्रवृत्तियों में क्या होना? कमी आना। अगला प्रश्न नंबर 38 है लोहा तांबा एल्युमिनियम आदि कैसे संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है ये चक्रीय संसाधन है। इन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद इसे गलाकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और आज का 39 नंबर का प्रश्न है एफ.आर.आई का पूरा नाम क्या है? तो इसका एफ.आर.आई का पूरा नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है एफ.आर.आई का। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 40 है ओएनजीसी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओएनजीसी का अर्थात ऑयल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय घरेलू उत्पादक का लगभग 70% योगदान करने वाली भारत की कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी जो है ओएनजीसी है। ओएनजीसी कंपनी अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय घरेलू उत्पादक के लिए यानी गैस वगैरह के लिए 70% का योगदान देने वाली भारत की एकलौता कंपनी कौन सी है, उसका क्या नाम है? तो ओएनजीसी है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 41 आज का लास्ट क्वेश्चन है नवीकरण न किए जाने वाले ऊर्जा की 3 संसाधनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर जो है कोयला खनिज तेल और केरोसिन। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले। और हमारी जो भी वीडियो है इसको पढ़े लिखे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि इस चैनल पे हमारे कंटेंट संबंधी एग्ज़ाम संबंधी अच्छी सामग्री और कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कराने का जो है यहाँ पे सामग्री उपलब्ध है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।